हेलो एवरीवन। तो चलिए आज पढ़ते हैं एक नई कहानी आपकी कहानियों की पुस्तक सदाबहार कहानियां। इस पुस्तक में से आज की कहानी का नाम है जैसलमेर की राजकुमारी। और ये जो कहानी है ये एक ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिक घटना है जो हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये कहानी है एक वीरांगना की, यानी एक वीर शूर स्त्री की, जिसका नाम है रत्नावली। रत्नावली ये जैसलमेर की राजकुमारी थी और उसके पिता का नाम है रत्न सिंह राठौड़, जो एक दुर्ग के अधिपति थे। जो एक दुर्ग उनके हाथ में था, जो मालिक थे उस दुर्ग के। और जब उस दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है यवनों द्वारा, उस समय उसके पिता तो युद्ध के लिए दुर्ग के बाहर निकल जाते हैं, यानी रत्न सिंह राठौड़, और उस किले की जिम्मेदारी जो है वो अपने पुत्री यानी रत्नावली के हाथ में सौंप देते हैं। तो किस प्रकार से रत्नावली बिल्कुल डट के शत्रु का मुकाबला करती है, युद्ध करती है और उस किले की सुरक्षा बनाए रखती है, शत्रु को उस किले में बिल्कुल घुसने नहीं देती तथा शत्रु को उस किला वो शत्रु के हाथ में जाने नहीं देती। तो यही घटना हम इस कहानी के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। यह एक इतिहास में घटी हुई घटना है, तो बहुत सुंदर, बहुत वीरता भरी, रोमांचक, जो हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देती है, ऐसी ये घटना है। तो चलिए कहानी पढ़ना, ये ऐतिहासिक घटना पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो है एक वीरांगना की कहानी। इस कहानी का नाम है जैसलमेर की राजकुमारी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ की कहानी की प्रस्तावना। राजस्थान की वीर भूमि का चप्पा चप्पा वीरों और वीरांगनाओं की शूरवीरता और बलिदान से सुवासित है। तो जैसे हम सभी को पता है कि राजस्थान की भूमि जो है वीरों की भूमि कहलाती है, तो ये जो कहानी है ये भी राजस्थान की धरती पर घटी हुई है, जिस धरती का कोना कोना, चप्पा चप्पा वीरों और वीरांगनाओं की शूरवीरता से और उनके त्याग बलिदान से सुवासित है, प्रसिद्ध है। जैसलमेर की राजकुमारी की वीरता, दृढ़ संकल्प और धीर बुद्धि की कहानी उन कहानियों में से एक है जो आज भी राजस्थान में बड़े गर्व से सुनाई जाती है। तो हमारी ये जो राजकुमारी है रत्नावली, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी, उसकी वीरता की, उसके दृढ़ संकल्प की, दृढ़ मतलब पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है? पक्का इरादा, और धीर बुद्धि यानी धीरज रखना, धैर्य। तो ये तीनों गुण उस राजकुमारी के रत्नावली के अंदर थे, और उसके इन तीनों गुणों की कहानी आज भी राजस्थान में बड़े गर्व से सुनाई जाती है। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी, दुर्ग की चिंता ना कीजिए। अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण क्यों ना करे, जब तक एक भी सांस मेरे शरीर में शेष है, उसकी रक्षा में आप निर्भय होकर, उसकी रक्षा में करूंगी, आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा ले। तो इस किले पर आक्रमण करने वाला जो यवन था, उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन। ओके, तो शत्रु का नाम क्या है? अलाउद्दीन, जो कि एक यवन यानी मुसलमान था। सो अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण क्यों ना करे, जब तक मेरे शरीर में सांस बाकी है, शेष है मतलब बाकी है, उसकी रक्षा मैं करूंगी, आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा ले। लोहा लेना ये एक मुहावरा है, लोहा लेना मतलब बदला लेना। तो रत्नावली ने अपने पिता रत्न सिंह राठौड़ को यह विश्वास दिलाया कि मैं दुर्ग की रक्षा करूंगी, आप निश्चिंत होकर शत्रु से बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए चले जाइए। रत्नावली जैसलमेर के राठौड़ दुर्गाधिपति रत्न सिंह की कन्या थी। तो हम सर्कल करेंगे, हमारे पाठ में जितने भी पात्र आते हैं कौन कौन है? रत्न सिंह राठौड़, रत्नावली, अलाउद्दीन जो शत्रु था, और मलिक कफूर, ये बाद में नाम आएगा, जो एक यवन सेना का अधिपति, लाइक सेनापति। ठीक है, तो
रत्नावली के नाम को आपको सर्कल करना है, और दूसरा नाम जिसको आप सर्कल करोगे वो है रत्न सिंह राठौड़, दुर्गाधिपति रत्न सिंह राठौड़। ठीक है, रत्नावली जैसलमेर के राठौड़ दुर्गाधिपति रत्न सिंह की कन्या थी। आगे, उस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी और मर्दानी पोशाक पहनी हुई थी। बलिष्ठ अरबी घोड़ा, बलिष्ठ यानी ताकतवर, अरबी जाति का घोड़ा है, तो अरबी ताकतवर घोड़े पर वो चढ़ी हुई थी और मर्दानी कपड़े पहनी हुई थी, मर्दानी पोशाक पहनी थी। जो वीरों के शरीर पर पोशाक होती है युद्ध करते समय, बिल्कुल वैसा पोशाक उसके शरीर पर भी था। आगे, उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थी। उसकी कमर में क्या थी? 2 तलवारें लटक रही थी। कमरबंद में एक छुरा, पीठ पर तरकश और हाथ में धनुष था। कमरबंद में एक छुरा उसने छिपाया था, जो छोटी तलवार होती है, लाइक कटार, और पीठ पर था तरकश। तरकश मतलब क्या? जहाँ पे बाण रखे जाते हैं वो बैग, ओके, जहाँ पे एरो रखे जाते हैं वो बैग, जो तरकश, और हाथ में था धनुष। वह चपल घोड़े की चाहता थी, वह चपल घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहना चाहता था। तो वो जो चपल घोड़ा था ताकतवर, उसकी रास को, यानी रास मतलब क्या? वो रस्सी जिससे वो घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, तो बलपूर्वक पूरी ताकत से खींच रही थी। जो घोड़ा चपल था, चंचल था, अस्थिर था, वो उसे कंट्रोल कर रही थी, स्थिर कर रही थी। रत्न सिंह जिरह बख्तर पहने एक हाथी के फौलादी होदे पर बैठे आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे। और रत्न सिंह, रत्नावली के जो पिता थे, वे जिरह बख्तर पहने। तो जिरह बख्तर का अर्थ होता है बच्चों लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच, जो युद्ध के समय पहना जाता है। लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच, लोहे से बना हुआ वो कवच जो शरीर पर पहना जाता है खुद को बचाने के लिए शत्रु के घाव से, वारों से। ठीक है, तो वो जिरह बख्तर उन्होंने पहना था शरीर पर, और एक हाथी के फौलादी हौदे पर, फौलादी हौदा जो होता है हाथी के ऊपर, उसके ऊपर बैठकर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे, यानी आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। रत्न सिंह ने पुत्री के कंधों पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुझसे ऐसी ही आशा है। रत्न सिंह ने अपने पुत्री के कंधे पर, यानी रत्नावली के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा कि बेटी तुझसे ऐसी ही आशा है। मैंने तुझे पुत्री नहीं पुत्र के भांति पाला है। मतलब मैंने तुझे कभी बेटी के समान कमजोर या ऐसे नहीं पाला, पुत्र के समान वीरों की तरह पाला है और शिक्षा दी है। मैं दुर्ग तुझे सौंपकर निश्चित हो रहा हूँ। मतलब तेरे हाथों में दुर्ग सौंप कर मैं एकदम निश्चित हो रहा हूँ, मतलब बिना चिंता रहित हो रहा हूँ। सावधान रहना, शत्रु केवल वीर ही नहीं धूर्त और छलिया भी है। तो शत्रु जो है वो सिर्फ वीर नहीं है, धूर्त भी है। धूर्त मतलब चालाक, और छलिया मतलब धोखेबाज, छल कपट करने वाला। बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता को देखा, वक्र दृष्टि से यानी टेढ़ी नजर से देखा, और हंसकर कहा, आप निश्चित होकर प्रस्थान करें। यानी अपने पिता को पूरा विश्वास दिलाया कि वो दुर्ग रक्षा करने के लिए बिल्कुल समर्थ है, तो आप निश्चिंत होकर, चिंता रहित होकर प्रस्थान कीजिए। रत्न सिंह ने एक तीव्र दृष्टि अपने किले की धूप में चमकते हुए कंगूरों पर डाली और हाथी बढ़ाया। तो रत्न सिंह ने एक नजर किले के धूप में चमकते हुए कंगूरों पर, कंगूर मतलब क्या? शिखर या चोटी, किले का जो ऊपर का हिस्सा होता है टॉप का, वो, तो आप वहां पे लिख सकते हो शिखर या चोटी। तो किले की शिखर या चोटी पर उन्होंने एक नजर डाली और फिर हाथी आगे बढ़ाया। गगन भेदी जयनाद से धरती आसमान कांप उठे। युद्ध गर्जना हुई और उस गगन भेदी युद्ध गर्जना से धरती आसमान कांप उठे। एक विशाल काय अजगर की भांति सेना किले के फाटक से निकलकर पर्वतों की घाटी में विलीन हो गई। और इस तरह से रत्न सिंह
विशाल काय बड़ी सेना को लेकर किले के फाटक से बाहर निकलकर पर्वतों की घाटियों में विलीन हो गए, गायब हो गए। इसके बाद घोर चित्कार करके दुर्ग का फाटक बंद हो गया। तो इस तरह से रत्न सिंह युद्ध करने के लिए चले गए और रत्नावली ने दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली। टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग को घेर रखा था। अब ये टिड्डी दल क्या होता है? टिड्डी ये कीड़े होते हैं, कीटक होते हैं, इंसेक्ट। ओके, तो टिड्डी दल यानी वो कीड़ों का समूह जो कुछ ही समय में पूरी हरियाली, हरी भरी घास को खा जाता है पूरी हरियाली को चट कर जाता है। तो टिड्डी दल की तरह शत्रु ने भी दुर्ग को घेर रखा था। तो जैसे वो टिड्डी दल यानी कीटकों का समूह ग्रुप में आता है और पूरी हरियाली को चट कर जाता है, वैसे ही यहाँ पे शत्रु ने पूरे किले को घेर रखा था। सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी। रसद मतलब क्या? खाने पीने की सामग्री सब आना बंद हो गया था, क्योंकि पूरे किले को किसने घेरा था? शत्रु ने। प्रतिदिन यवन दल गोलियों और तीरों की वर्षा करता था। हर दिन किले पर अटैक होता था, गोलियों से और तीरों से यानी बाणों से। यवन दल, यवन यानी शत्रु, मुसलमान यवन का अर्थ होता है, तो शत्रुओं का दल यानी मुसलमानों के जो दल है, प्रतिदिन गोलियों और तीरों की बौछार कर रहे थे किले पर जैसलमेर का दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था, लेकिन वो दुर्ग इतना मजबूत था कि उन तीर की वर्षा से, गोलियों का उस मजबूत किले पर कोई प्रभाव नहीं था। यवन समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना हंसी मजाक नहीं है, कि इस दुर्ग को अपने काबू में करना, विजय प्राप्त करना इस दुर्ग पर, ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। दुर्ग रक्षिणी रत्नावली निर्भय होकर अपने दुर्ग में सुरक्षित बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। तो दुर्ग रक्षिणी यानी दुर्ग की रक्षा करने वाली रत्नावली निर्भय, निडर होकर दुर्ग में सुरक्षित बैठी थी और शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी, यानी शत्रु का एकदम अच्छे से आराम से मुकाबला कर रही थी। उसकी अधीनता में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे जो मृत्यु और जीवन को खेल समझते थे। उसकी अधीनता में मतलब उसके अंडर वही राजपूत थे, वे सारे विश्वस्त, विश्वसनीय राजपूत वीर थे उसके अंडर काम करने के लिए, लड़ने के लिए, जो जीवन और मृत्यु को खेल समझते थे और अपनी दुर्ग की रक्षा के लिए प्राण त्यागने के लिए कभी भी तैयार थे। वह अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी भी बुर्ज पर चढ़ जाती और यवन सेना पर सनसनाते तीरों की वर्षा करती। तो ये जो वीरांगना है ये भी क्या करती? अपनी सखियों के साथ दुर्ग के किसी भी बुर्ज पर चढ़ जाती और जो किले के आसपास, किले के बाजू में जो उसे सेना दिखती थी यवनों की, उस पर तीरों की वर्षा करती। बुर्ज क्या होता है? तो किले के ऊपर एक ऐसी जगह बनाई जाती है, जगह जगह पे एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पर चढ़कर हम किले के बाहर आसपास का जो इलाका है, किले का आसपास का जो स्थान है, उसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि कोई शत्रु तो हमारे किले की ओर नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो देखने के लिए किले पर कुछ स्थान बनाए जाते हैं जो ऊंचे होते हैं, जहाँ पर खड़े रहकर हम आसपास के इलाके पर नजर रख सकते हैं, उसको बोलते हैं बुर्ज। ओके, तो ये जो वीरांगना है ये भी क्या करती थी? उन्हीं बुर्ज पर खड़ी होकर तीरों की वर्षा करती थी शत्रु सेना पर। वह कहती, मैं स्त्री हूं पर अबला नहीं। वो क्या कहती? मैं स्त्री हूं लेकिन अबला नहीं हूं। मतलब अबला मतलब कमजोर नहीं हूं। मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है। मैं भले ही स्त्री हूं लेकिन मर्दों जैसा ही साहस और उनके जैसे ही हिम्मत मेरे अंदर है। मैं इन यवनों को कुछ नहीं समझती। ये यवन, ये मुसलमान, मेरा शत्रु जो है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर सहेलियां ठठाकर हंस देती थी। तो उसकी बातें सुनकर सहेलियां भी हंसती थी। प्रबल शत्रु द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था। तो इतने प्रबल, इतने ताकतवर शत्रु के द्वारा इस तरह से हमला किया जाना, ये भी राजकुमारी के लिए क्या था? एक विनोद के समान था। ओके, अब हमारी कहानी में एक नया पात्र आता है। चलिए देखते हैं कौन है वो। मलिक काफूर एक गुलाम था। मलिक काफूर कौन था? एक गुलाम जो यवन सेना का अधिपति था। अधिपति लाइक सेनापति।
तो मलिक काफूर को भी सर्कल करना है। वह दृढ़ता और शांति से राजकुमारी की चोटें सह रहा था। तो राजकुमारी जो हमले का उत्तर दे रही थी वो बिल्कुल शांति से, आत्मविश्वास से उन चोटों को या राजकुमारी के हमले को, प्रत्युत्तर को सह रहा था। उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे तो दुर्ग वश में आ जाएगा, क्योंकि किले के अंदर तो खाने पीने की सामग्री, रसद उपलब्ध होगी, लेकिन वो कितने दिन चलेगी? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद तो वो अनाज खत्म हो जाएगा। और जब अंदर की खाने की सामग्री खत्म हो जाएगी तो कहाँ ताकत रहेगी सैनिकों में लड़ने की, और तब किला हमारे हाथ में आ जाएगा। ऐसे किसको लगा? मलिक काफूर को। उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे तो दुर्ग वश में आ जाएगा। फिर भी वह समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था। फिर भी वो समय समय पर दुर्ग पर लगातार आक्रमण किए जा रहा था, पर दुर्ग की चट्टानों और भारी पत्थरों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। दुर्ग था ही इतना मजबूत, इतने बड़े बड़े पत्थरों से, चट्टानों से बना हुआ, कि उन गोलियों का, उन तीरों का उस किले के बड़े बड़े चट्टानों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो जो आक्रमण है, मलिक काफूर द्वारा किए जाने वाला आक्रमण, वो उन पत्थरों पर, चट्टानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता था। क्षति यानी नुकसान। राजकुमारी बहुधा बुर्ज पर से कहती, और शायद राजकुमारी तो ऐसे बुर्ज पर से कहती थी कि ये धूर्त, कि ये चालाक मलिक काफूर, ये गर्द उड़ाकर और गोलियों की वर्षा करके मेरे किले को गंदा और मैला कर रहा है, कि तू मेरे किले को गंदा और मैला कर रहा है, इससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब तेरा अटैक जो है, तेरा जो हमला है, हमारे किले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो किला इतना मजबूत था। यवन दल ने एक बार फिर दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया। एक बार फिर से यवन दल ने बहुत जोरदार, सारी तैयारी के साथ, ज्यादा सेना के साथ आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप बैठी रही। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ आए तो भारी भारी पत्थरों और गर्म तेल की वह मार पड़ी कि शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई। तो राजकुमारी ने क्या किया? शत्रु की सेना को दीवारों पर चढ़ने दिया, किले की दीवारों पर, और जब वे लोग किले की आधी दीवार तक पहुंच गए तो उसने ऊपर से भारी पत्थर फेंक दिए और गरम गरम तेल डाल दिया, जिससे वो लोग जल गए। कितनों के मुंह झुलस गए। हजारों यौवन तो तौबा तौबा करके प्राण बचाकर भागे। कितने मुसलमान, उनके सिपाही तो प्राण बचाकर, तौबा तौबा करके हुए भाग गए। जो प्राचीर तक पहुंचे उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया था, और जो प्राचीर यानी वो दीवार के ऊपर तक पहुंच गए, किले के परकोटे के दीवार के तक पहुंच गए, उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया, मारा। सूर्य छिप रहा था। राजकुमारी कुछ चिंतित भाव से अति दूर पर्वत की घाटी में सूर्य को डूबते हुए देख रही थी। राजकुमारी बहुत चिंतित थी और चिंता में ही वो पर्वत की घाटी में डूबते हुए सूर्य को देख रही थी। उसे 4 दिन से पिताजी का संदेश नहीं मिला था। तो उसके पिता जो युद्ध पर गए थे, रत्न सिंह राठौड़, तो गुप्तचर से कोई उनकी खबर नहीं आई थी। 4 दिन से कोई संदेश नहीं आया था। वह सोच रही थी कि ऐसे समय पिताजी को क्या सहायता दी जा सकती। तो वो सोच रही थी कि मैं पिताजी की क्या सहायता कर सकती हूँ, अभी उन्हें क्या मैं युद्ध भूमि पर मदद पहुंचा सकती हूँ। वह एक बुर्ज के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। उसने देखा एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वतों की तंग राह से किले की ओर अग्रसर हो रही है। तो उसने देखा कि एक रात के अंधकार में एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वत की जो तंग रास्ता है, छोटा, उससे, वहां से वो किले की ओर आ रही है। उसने समझा कि पिता का संदेशवाहक होगा। संदेशवाहक मतलब दूत, मैसेंजर, जो गुप्तचर बोलते हैं, जो मैसेज लेकर आता है, गुप्त दूत। वह चुपचाप उत्सुक होकर उधर देखती रही, उस व्यक्ति को देखती रही जो किले की ओर आ रहा था। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि वह गुप्त द्वार की ओर न जाकर सिंह द्वार की ओर जा रहा है। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वो जो गुप्तचर व्यक्ति है, जो उसे पिता का संदेशवाहक लगा था, वो गुप्त द्वार की ओर नहीं जा रहा था। मतलब जो गुप्त द्वार के जरिए वो आकर संदेश देगा पिता का, वो सिंह द्वार यानी जो किले का एंट्रेंस है, वहां के उस द्वार की ओर जा रहा था। अवश्य ही शत्रु है। और उसे पता चला कि ये कोई संदेशवाहक नहीं, ये कौन है?
शत्रु है। राजकुमारी ने एक तीखा बाण हाथ में लिया और छिपती हुई उस मूर्ति के साथ ही द्वार की पौर के ऊपर आ गई। यह मूर्ति एक गठरी पीठ से उतारकर प्राचीर पर चढ़ने का उपाय सोच रही थी। तो वो व्यक्ति उस पर्वतों की तंग राह से आकर किले के प्राचीर यानी दीवार तक पहुंच गई थी और उसने अपने पीठ की गठरी जो है वो नीचे रखकर वो उस प्राचीर यानी किले की दीवार पर चढ़ने का विचार कर रही थी। राजकुमारी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ललकार कर कहा, वही खड़ा रहे और अपना अभिप्राय बतला। तो राजकुमारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस व्यक्ति को ललकार कर कहा कि कौन है तू, उधर ही खड़े रहना और अपना अभिप्राय बताना। अभिप्राय मतलब आने का कारण। काल रूप राजकुमारी को सम्मुख देखकर वह व्यक्ति भयभीत स्वर में बोला। काल रूप, काल यानी मृत्यु, स्वयं मृत्यु का रूप राजकुमारी थी। तो वो उस राजकुमारी को देखकर वो व्यक्ति भयभीत हो गया और भयभीत स्वर में बोला, मुझे किले में आने दीजिए, बहुत जरूरी संदेश है। वह संदेश वही से कहे। राजकुमारी ने क्या कहा, जो भी संदेश है वही से कहो। वह अति गोपनीय है, मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है, आपको ही बताना है। कुछ चिंता नहीं, जो भी है कह लो, मैं किले में आकर कहूंगा। उसने क्या कहा कि मुझे किले में आने दो, मैं किले में आकर कहूंगा। उससे प्रथम यह तीर तेरे कलेजे के पार हो जाएगा। अगर पहले जो भी संदेश है उधर से ही कहना। तो उसने क्या कहा कि मुझे किले में आने दो। तो उसने क्या कहा राजकुमारी ने उसे कि उसके पहले, किले के अंदर आने से पहले ये जो तीर है, बाण है, ये तेरे कलेजे के आर पार हो जाएगा। जी महाराज विपत्ति में है, मैं उनका चर हूँ। उसने क्या कहा, महाराज विपत्ति में है, विपत्ति यानी मुसीबत में, और मैं उनका चर हूँ। चर मतलब गुप्त दूत, गुप्त तरीके से मैसेज, संदेश लेके आने वाला। चिट्ठी हो तो फेंक दो। राजकुमारी ने उसे किले के अंदर लेने से मना किया और उसे क्या कहा, अगर कोई चिट्ठी है मैसेज की तो फेंक दो। जी जबानी कहना है। उसने क्या कहा, जबानी मतलब सामने सामने कहना है, जल्दी कहे। राजकुमारी ने आदेश दिया। जी यहाँ से नहीं कह सकता। उसने क्या कहा, मैं यहाँ से नहीं कह सकता, मुझे किले के अंदर आने दो। तबले राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया और वह उसके कलेजे को पार करता हुआ निकल गया। तो राजकुमारी ने उसे किले के अंदर लेने से मना कर दिया, संदेश वही से कहने के लिए कहा, लेकिन वह माना नहीं। तो राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया और उसे मार दिया। राजकुमारी ने सीटी दी, दो सैनिक हाजिर हो गए राजकुमारी के सीटी पर। राजकुमारी की आज्ञा पर रस्सी के सहारे उन्होंने नीचे जाकर, राजकुमारी ने आज्ञा दी और फिर रस्सी के सहारे वो दो पहरेदार नीचे गए किले के उस दीवार से उतरकर, और मृत व्यक्ति को देखा तो वो यवन था। यवन यानी मुसलमान था, शत्रु था। दूसरा व्यक्ति पीठ की गठरी में बंधा था। तो दूसरा व्यक्ति जो वो लेके आया था वो गठरी में बंधा हुआ था, वो भी यवन था, मुसलमान था, शत्रु था। यह देखकर राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। इसके बाद वह प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर प्रबंध और पहरे का निरीक्षण कर रही थी, और उसके बाद वो हर बुर्ज पर जाकर घूम कर देखने लगी, पहरा कैसे चल रहा है वो देखने लगी, व्यवस्था, प्रबंध मतलब व्यवस्था कैसी चल रही है किले की वो देखने लगी। पश्चिमी फाटक पर जाकर उसने देखा द्वार रक्षक द्वार पर नहीं था। तो जो किले के 2-3 एंट्रेंस होते हैं, वैसे पश्चिम के द्वार की ओर जो फाटक था, जो गेट था, किले का द्वार था, वहां पर जाकर उसने देखा कि दरवाजे पर जो द्वार रक्षक होता है, ओके, तो वो वहां पर नहीं था। मतलब दरवाजे की कोई अंदर आने या जाने वाले, उनको रोक टोक लगाने के लिए, ध्यान रखने के लिए, तो वो द्वार रक्षक वहां पे था ही नहीं। राजकुमारी ने पुकार कर कहा, यहाँ पहरेदार कौन है? एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर राजकुमारी को प्रणाम किया। तब एक वीर योद्धा, वृद्ध था, बूढ़ा था, वो आगे आया, उसने राजकुमारी को प्रणाम किया। उसने धीरे धीरे राजकुमारी के कान में कुछ और भी कहा। वह हंसती हुई बोली, ऐसा, अच्छा अच्छा, वे तुम्हें घूस देंगे बाबा जी साहब। मतलब उस बूढ़े योद्धा को, उस बूढ़े द्वार रक्षक को, पहरेदार को शत्रु के द्वारा घूस यानी लालच दी गई थी कि वो शत्रु के कुछ सेना को किले के अंदर आने दे, तो शत्रु की ओर से उसको बहुत सारा सोना दिया जाएगा। तो वही बात वो वीर योद्धा, वो द्वार रक्षक राजकुमारी को बताता है। तो राजकुमारी ने क्या कहा, अच्छा अच्छा, वे तुम्हें घूस देंगे? हाँ बेटी। बूढ़ा योद्धा तनिक हंस दिया।
उसने गांठ से सोने की पोटली निकालकर कहा, यह देखो इतना सोना है। तो उसने एक पोटली निकाली, उसमें बहुत सारा सोना था और बता दिया, देखो इतना सोना दिया है। अच्छी बात है, ठहरो, हम उन्हें पागल बना देंगे। बाबा जी, तुम आधी रात को उनकी इच्छा अनुसार द्वार खोल देना। तो अब चाल किसने चलनी शुरू कर दी? राजकुमारी ने। उसने भी अपना दिमाग लगाया। उसने क्या कहा बाबा जी को, ठीक है आप सोना ले लेना और आधी रात को जो द्वार है किले का वो खोल देना, उनको अंदर आने देना, शत्रु को। वृद्ध भी हंसता और सिर हिलाता हुआ चला गया। 12 बज गए थे। चांदनी छिटक रही थी, चांदनी चमक रही थी। कुछ आदमी दुर्ग की ओर छिपे छिपे आ रहे थे। उनका सरदार काफूर था मलिक काफूर। उसके पीछे चुने हुए 100 योद्धा थे, यानी वो 100 वीरों को, 100 सिपाहियों को, योद्धाओं को लेकर आया था। संकेत पाते ही द्वारपाल ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। संकेत पाते ही द्वारपाल ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। विशाल महराबदार फाटक खुल गया। तो वो जो द्वार है उसका नाम क्या है? महरबदार, जिस पर वो बूढ़ा द्वार रक्षक खड़ा था। तो उसका दरवाजा खोला गया। 100 व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। काफूर ने मंद स्वर में कहा, यहाँ तक तो ठीक हुआ, अब हमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर महलों में पहुंचा दो जिसका तुमने वादा किया था। तो काफूर ने क्या कहा कि चलो द्वार खोलकर तुमने अंदर तो ले लिया, अब हमें उस गुप्त मार्ग के बारे में बताओ जिस मार्ग से हम महलों के दुर्ग के महलों में पहुंच सकते हैं, जिसका तुमने वादा किया था। राजपूत ने कहा, जी मैं वादे का पक्का हूँ, मगर बाकी सोना तो दो। तो बूढ़े द्वार रक्षक ने क्या कहा, बाकी का सोना दो तो मैं आगे का रास्ता आपको बता दूं। यह लो, ये कहते हुए और सोना मलिक काफूर ने दे दिया। यवन सेनापति ने मोहरों की थैली हाथ में धर दी। तो सोने की जो मोहरें होती है, कॉइन्स होते हैं, वो थैली द्वार रक्षक के हाथ में दे दी। राजपूत फाटक का ताला बंद करके चुपचाप प्राचीर की छाया में, उस किले की दीवार की छाया में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए। ना पीछे का रास्ता मिलता, ना आगे का। वे वास्तव में कैद हो गए थे। और इस तरह से मलिक काफूर को उसके 100 सिपाहियों के साथ राजकुमारी ने किले में कैद कर दिया। तो वास्तव में वे कैद हो गए थे और अपनी मूर्खता पर हंस रहे थे। मलिक काफूर दांत पीस रहा था, मतलब पछता रहा था कि ये क्या कर दिया। राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थी, इतने चूहों को एक साथ फंसाकर वो भी हंस रही थी। यवन सेना ने दुर्ग पर भारी घेरा डाल रखा था। उधर बाहर यवन सेना जो है वो दिन ब दिन बहुत नजदीक आ रही थी किले के और मजबूत घेरा डाल रखा था। खाद्य की सामग्री धीरे धीरे कम होती जा रही थी। राजपूत भूखों मर रहे थे। किले के अंदर जो सिपाही थे, अन्न ना होने के कारण, अन्न की कमी होने के कारण भूखे मरने लगे थे। राजकुमारी का चेहरा पीला हो गया था। उसके अंग शिथिल हो गए थे, पर नेत्रों का तेज वैसा ही था। तो अनाज कम होने के कारण शरीर की ताकत कम हो रही थी सबके, लेकिन नेत्रों में तेज वैसा ही था। उसे कैदियों के भोजन की चिंता थी। उसे चिंता थी इन 100 लोगों की जिनको कैद करके रखा था। उसे कैदियों की भोजन की चिंता थी। किले का प्रत्येक आदमी उसे देवी की तरह पूछता था, राजकुमारी को देवी की तरह मानता था। उसने मलिक काफूर के पास जाकर कहा, यवन सेनापति, मुझे कुछ परामर्श करना है, मतलब मुझे आपसे कुछ बताना है। मैं विवश हो गई, मतलब मैं मजबूर हो गई हूँ। दुर्ग में खाद्य सामग्री बहुत कम रह गई है और मुझे संकोच हो रहा है कि आपकी अतिथि सेवा कैसे की जाए। तो अतिथि सेवा यानी जो मेहमान आते हैं उनकी सेवा करना या उनकी एक मेहमान नवाजी करना। तो भले ही वे शत्रु थे, कैदी थे, लेकिन राजकुमारी ने उनके भी खाने पीने का, अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था की थी। लेकिन अब खाद्य सामग्री कम हो रही थी। तो वही बात वो मलिक काफूर जो यवन सेना का सेनापति है उसे कहती है कि अब मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही कि मैं आपकी अच्छे से अतिथि सेवा नहीं कर सकती। कल से हम लोग 1 मुट्ठी अन्न लेंगे और आप लोगों को 2 मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक दुर्ग में अन्न रहेगा। तो कल से हम लोग सिर्फ 1 मुट्ठी अन्न खाएंगे और तुम लोगों को 2 मुट्ठी अन्न दिया जाएगा। और ये तब तक मिलेगा जब तक किले में खाद्य सामग्री है, अनाज है। आगे ईश्वर मालिक है। तो इसके आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे।
मलिक काफूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप 20 किलो की हिफाजत कर सकती है। तो उसकी इतनी अच्छाई देखकर स्वयं मलिक काफूर जो शत्रु का सेनापति था, उसके आंखों में भी आंसू आ गए कि ये कितनी फरिश्ते की तरह है, कितनी अच्छे विचारों की, बिल्कुल भगवान ईश्वर के विचारों की है कि अपने शत्रु है फिर भी अतिथि धर्म निभा रही है शत्रु के साथ। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मुझे यकीन है आप ऐसे 20 किलो की हिफाजत कर सकती है, हाँ यदि मेरे पास हो तो। राजकुमारी ने क्या कहा, हाँ अगर मेरे पास 20 किले हो तो मैं उनकी हिफाजत जरूर कर सकती हूँ। और राजकुमारी चली आई। 18 सप्ताह बीत गए, मतलब 18 वीक्स उसके बाद बीत गए। 18 वीक मतलब कितने हो गए, ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स। अलाउद्दीन के गुप्तचर ने आकर कोर्निश मतलब क्या, लाइक अभिवादन प्रणाम किया और पूछा, क्या राजकुमारी रत्नावली किला देने को तैयार है? तो अलाउद्दीन ने अपने गुप्तचर को संदेशवाहक को भेजा और उसके और से क्या पूछा गया कि क्या राजकुमारी रत्नावली किला देने को तैयार है, मतलब सरेंडर करने को तैयार है, किला उसके हाथ में, अलाउद्दीन के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है? नहीं खुदाबंद, वहां किसी तरकीब से रसद पहुंच गई है। तो अलाउद्दीन का गुप्तचर ये खबर लाया था कि किले में पता नहीं कैसे रसद पहुंच गई है। रसद यानी अन्न की सामग्री, अनाज पहुंच गया है, पता नहीं कैसे, किस तरकीब से जो रसद थी वो पहुंच गई है। अब 9 महीने पड़े रहने पर भी किला हाथ नहीं आएगा, और अनाज तो पहुंच गया किले के अंदर, तो अभी 9 महीने तक वो सेना, किले के अंदर की सेना लड़ सकती है, तो 9 महीने तक किला हाथ नहीं आएगा। 9 महीने के खाने पीने का सामान किले के अंदर पता नहीं कैसे पहुंच गया है। फिर शाही फौज के लिए अब किसी तालाब में पानी नहीं है, लेकिन हमारी जो शाही फौज किले के बाहर है उसके लिए तो तालाब में पानी ही नहीं बचा पीने के लिए। और क्या खबर है जी? रत्नसिंह मालवा तक शाही सेना को खदेड़ दिया है। रत्नसिंह राठौड़ है, उन्होंने भी शाही सेना यानी अलाउद्दीन की सेना को मालवा तक खदेड़ दिया, मतलब पीछे हटा दिया मालवा तक। मालवा ये स्थान का नाम है राजस्थान के। अलाउद्दीन ने हतबुद्धि होकर महाराज से संधि का प्रस्ताव किया। संधि मतलब क्या कि चलो बैठ के बात करते हैं, कुछ सुलझाने का, युद्ध स्टॉप करके आपस में कुछ अच्छे डील करने का और युद्ध रोक देने का भी प्रस्ताव भेज दिया। सुंदर प्रभात था। राजकुमारी ने दुर्ग के प्राचीर पर खड़े होकर देखा, शाही सेना डेरे डंडे उखाड़कर जा रही है। और वो संधि का प्रस्ताव दोनों के बीच में हो गया, अलाउद्दीन और रत्नसिंह राठौड़ के बीच में। और इस तरह से अलाउद्दीन की जो सेना है वो अपने डेरे यानी अपने टेंट डंडे उखाड़ कर जा रही थी, लौट रही थी वापस। और महाराज रत्नसिंह अपने सूर्यमुखी झंडे को फहराते हुए विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे थे। और फाइनली रत्नसिंह की विजय हो गई थी। मंगल कलश सजे थे, बाजे बज रहे थे, युद्ध की खुशियां मनाई जा रही थी, जीत की खुशियां मनाई जा रही थी। दुर्ग में प्रत्येक वीर को पुरस्कार मिल रहा था। मलिक काफूर महाराज की बगल में ही बैठे थे। मलिक काफूर यानी ये महाराज ने उनसे कहा, खां साहब, किले में मेरी गैर हाजिरी में आपको तकलीफ और असुविधाएं हुई होंगी, उसके लिए आप माफ करेंगे। युद्ध के नियम कड़े होते हैं, फिर किले पर भारी मुसीबत थी, लड़की अकेली थी, सो जो बन सका उसने किया। तो रत्नसिंह राठौड़ जी ने बिल्कुल विनम्रता से मलिक काफूर से क्या कहा कि जो कुछ मेरी बेटी से बन पड़ा उसने किया, अगर आपको कुछ असुविधा हुई हो, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। काफूर ने कहा, महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है, वह मनुष्य नहीं फरिश्ता है। वह स्वयं कौन है? ईश्वर है, भगवान का रूप है, जो शत्रु का भी ख्याल रखती है। मैं जन्म भर उनकी मेहरबानी को नहीं भूल सकता। जो शत्रु जिनको कैदी बना के रखा था उसका भी उसने ख्याल रखा था, तो उनकी इस मेहरबानी को मैं जन्म भर नहीं भूल सकता। महाराज ने एक बहुमूल्य सरपेंच उन्हें दिया और पान का बेड़ा देकर विदा किया। सरपेंच क्या होता है? तो पगड़ी पर लगाया जाने वाला जो गहना होता है, ब्रॉच होता है, उसे क्या बोलते हैं? सरपेंच। और उसे पान का बीड़ा देकर क्या कर दिया? विदा कर दिया। दुर्ग में धौसा बज रहा था।
धौसा क्या होता है? जीत के उपलक्ष्य में बजाया जाने वाला बाजा। तो जीत हो गई थी और उसके खुशी में, जीत की खुशी में दुर्ग पर क्या बज रहा था? धौसा यानी बाजा बज रहा था। ठीक है, तो ये कहानी, इस कहानी के लेखक है चतुरसेन शास्त्री जी। चतुरसेन शास्त्री जी की ये कहानी है, बहुत ही सुंदर शब्दों का आधार लेकर लिखी गई है। ओके बच्चों, कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी। पात्र कौन कौन है कहानी के? तो रत्न सिंह राठौड़ जो जैसलमेर के किले के अधिपति थे। उसके बाद है उनकी पुत्री राजकुमारी रत्नावली। जिस शत्रु ने आक्रमण किया उसका नाम था अलाउद्दीन, जो यवन यानी मुसलमान था, और मलिक काफूर सेना का अधिपति है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कहानी ध्यान से पढ़नी है, इस कहानी के सारे शब्दार्थ लर्न करने हैं, और कहानी के जो प्रश्न उत्तर है वो उत्तर पाठ में, कहानी में मार्क करने हैं। कुछ प्रश्न हम अभी पढ़ते हैं। रत्नावली कौन थी? तो रत्नावली जैसलमेर के किले के रत्न सिंह राठौड़ की वीरांगना पुत्री थी। ओके, उसे कैसे शिक्षा दी गई थी? तो उसे बिल्कुल वीरों की भांति, जो उसके पिता ने कहा था कि उसे बिल्कुल वीरों की भांति शिक्षा दी गई थी। पुत्र के भांति उसके पिता ने उसे पाला था और शिक्षा दी थी, पुत्र की तरह, वीरों की तरह। काली मूर्ति और उसकी पीठ पर बंधी गठरी क्या थी? काली मूर्ति कौन था? एक यवन था, शत्रु का ही एक व्यक्ति था, शत्रु में से ही कोई सिपाही था, और उसके पीठ पर जो गठरी थी उसमें भी एक दूसरा व्यक्ति बंधा हुआ था, वो भी यवन था। ओके, तो इसके अलावा और कुछ प्रश्न हैं, तो आप ये प्रश्न पढ़ोगे और कहानी में उसके उत्तर आपको मार्क करने हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है जैसलमेर की राजकुमारी, बहुत सुंदर कहानी है जो राजस्थान की धरती पर घटी हुई है। ये कहानी आपको ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो मार्क करने हैं। तो चलिए फिर जूम लेक्चर जब भी होगा तभी मैं आपको शब्दार्थ भी पूछूंगी, इसके प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करेंगे ही, और साथ ही साथ अगर आपके कुछ डाउट्स है कहानी से संबंधित तो वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए ये कहानी हमने पूर्ण कर दी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।